वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 7 पढ़ चुके थे और विविध प्रश्नमाला 7 का सभी क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके थे। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 गुणनखंडन एवं बीजीय व्यंजकों का भाग। तो चलिए शुरू करते हैं गुणनखंडन एवं बीजीय व्यंजकों का भाग। तो इसमें शब्द आया है गुणनखंडन। तो गुणनखंडन किसको कहते हैं और गुणनखंड किसको कहते हैं, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। गुणनखंडन तो ये है आपका चैप्टर 8, 8वां चैप्टर। तो गुणनखंडन किसको कहते हैं, तो देखिए एक दी हुई संख्या या बीजीय व्यंजक, मान लीजिए कोई दी हुई संख्या है, मान लीजिए 15 मान लेते हैं संख्या, या बीजीय व्यंजक 2x + 4y मान लेते हैं को उसको दो या दो से अधिक संख्या के लिए दिया है संख्याओं अथवा बीजीय व्यंजकों के गुणनफल, बीजीय व्यंजक के लिए दिया हुआ है बीजीय व्यंजकों के गुणनफल के रूप में। यहाँ देखिए 15 को 3 गुना 5 के गुणनफल के रूप में प्रकट कर दिए और 2x + 4y को 2 गुना x + 2y के रूप में हम प्रकट कर दिए। तो ये जो क्रिया किए, प्रकट करने की क्रिया को गुणनखंडन कहते हैं। जो हम लोग क्रिया किए उसको कहते हैं गुणनखंडन। समझ में आ गया गुणनखंडन किसको कहते हैं। अब देखिए गुणनखंड किसको कहते हैं, तो उन संख्याओं अथवा बीजीय व्यंजकों को गुणनखंड कहते हैं जिन्हें गुणा करने पर दी हुई संख्या या बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाता है। यानी जो है कि 15 को जब हम 3 गुना 5 कर दिए तो ये 3 और 5 क्या हुआ, 15 का गुणनखंड हो गया। 2x + 4y को 2 गुना x + 2y कर दिए तो 2 और x + 2y क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि गुणनखंड किसको कहते हैं। अब चलते हैं, अब देखते हैं एक है सार गुणनखंड। सार गुणनखंड किसको कहते हैं, तो जो गुणनखंड सभी बीजीय व्यंजक के गुणनखंडन में उपस्थित हो उसे सार गुणनखंड कहते हैं। मान लेते हैं 18x है और 27xy है, 27xy है। तो 18x का यदि हम करेंगे गुणनखंडन तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना x हो जाएगा। और 27xy को करेंगे तो कितना होगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना में x गुना में y। तो आपका ये हो गया। अब सार गुणनखंड किसको कहेंगे, जो सभी बीजीय व्यंजक के गुणनखंडन में उपस्थित हो। तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 जो है, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो ये आपका सार गुणनखंड नहीं होगा। 3 जो है ये इसमें भी उपस्थित है और इसमें भी उपस्थित है सार, तो ये आपका हो जाएगा 3 सार गुणनखंड हो जाएगा। ये भी जो 3 है दोनों में उपस्थित है और x जो है ये भी दोनों में उपस्थित है और y नहीं है। तो सार गुणनखंड कितना हो जाएगा, सार गुणनखंड जो है, सार गुणनखंड हो जाएगा आपका 3 गुना 3 गुना x, 3 गुना 3 गुना x, यानी 9x आपका हो जाएगा। 9x जो है सार गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह से इसी पर आधारित हम प्रश्नमाला 8A को सॉल्व करते हैं। प्रश्नमाला 8A का इसी का जो पहला क्वेश्चन है इसी पर आधारित है, इसी सार गुणनखंड के आधार पर, तो इसी पर सॉल्व करते हैं। सार गुणनखंड ज्ञात करना है। इसमें 27x, तो 27x को लिख सकते हैं, 27x बराबर हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना x हो जाएगा। और 15 है तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुना में 5। तो इसमें देखिए कौन दोनों में उपस्थित है, ये जो 3 है वो दोनों में उपस्थित है। तो 3 आपका यह हो जाएगा, इसका सार गुणनखंड हो जाएगा, सार गुणनखंड हो जाएगा बराबर 3 आपका हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा सार गुणनखंड। बी देखते हैं 35a² तो 35a² को हम लिख सकते हैं कितना, 5 गुना में 7 गुना में a गुना में a गुना b। और दूसरा है बीजीय व्यंजक 28ab², तो 28 को लिख सकते हैं 4 गुना में 7, 7 गुना में a गुना में b गुना में b, 4 को 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा जो है गुणनखंड दोनों में उपस्थित है। जो गुणनखंड दोनों में उपस्थित हो उसको कहते हैं सार गुणनखंड। तो इसमें 7 जो है दोनों में उपस्थित है, इसके बाद a दोनों में उपस्थित है और इसके बाद ये a नहीं b दोनों में उपस्थित है। तो यहाँ पर सार गुणनखंड कितना हो जाएगा, कौन कौन सा मिला,
सार्वगुणनखंड जो है आपका देखिए 7 हो गया, इसके बाद ए है और इसके बाद ये बी है, तो 7AB आपका ये सार्वगुणनखंड हो जाएगा। अब है तीसरा, देखते हैं। तीसरा है 42AB। तो 42AB को लिख सकते हैं 2 गुना में 2 दूनी के 4 से नहीं जाएगा, 2 गुना 3, 2 गुना 3 6 हो गया और गुना में 7, 2 3 6 7 42 हो गया, गुना में ए गुना में बी, और 56A² है, 56A²। तो 56A² को लिख सकते हैं 2 गुना में आपका 28 बच गया, तो फिर 2 से जाएगा, फिर 4 हो गया, तो 2 दूनी के 4 और फिर जब आपका जाएगा 2 से, दूनी के 4 दूनी 8 हो गया, गुना में 7 और गुना में ए गुना A² है, तो ए गुना ए हो गया। अब देखिए इसमें कौन कौन दोनों में उपस्थित है, तो आपका ये 2 उपस्थित है, 7 भी है, अब नहीं 2 है, 7 जो है ये आपका 7 ये दोनों में उपस्थित है, और ए भी दोनों में उपस्थित है, और कोई भी दोनों में उपस्थित नहीं है। तो सार्वगुणनखंड हो जाएगा, सार्वगुणनखंड ये आपका हो जाएगा 2 गुना में 7 गुना में ए बराबर 14A आपका सार्वगुणनखंड हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं डी। डी जो है 12AB, इसमें 3 गो बीजीय व्यंजक है, 3 गो बीजीय व्यंजक है, तो 12AB को लिख सकते हैं 2 गुना में 3, तो दूनी के 4 3 12 गुना में ए गुना में बी। 18A² बी को लिख सकते हैं 2 गुना में 3 गुना में 3, 2 3 6 18 हो गया, A² है तो ए गुना ए और गुना में बी। अब देखिए 24ABC है, तो 24ABC को 24 को लिख सकते हैं 2 गुना में 2, ये आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 3 का 24 गुना में ए गुना में बी गुना में सी। अब देखते हैं कि कौन सा जो गुणनखंड है जो तीनों में उपस्थित है, सब में उपस्थित है। सार्व का मतलब होता है सभी में उपस्थित हो, तो आपका ये जो 2 है ये सभी में उपस्थित है। अब देखिए 2, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें अब 2 नहीं है। अब 3 देखते हैं, तो ये जो 3 है, 3 है जो तीनों में उपस्थित है, ये 3 तीनों में उपस्थित है। ये हो गया, ये जो है ये भी तीनों में उपस्थित है, और बी भी तीनों में उपस्थित है, ठीक है। अब कोई सभी में उपस्थित नहीं है, तो सार्वगुणनखंड आपका हो जाएगा, सार्वगुणनखंड मतलब कि सभी में जो उपस्थित हो, जो गुणनखंड सभी में उपस्थित हो उसको कहते हैं सार्वगुणनखंड। कौन कौन हो गया, 2 गुना में ये 3 गुना में ए गुना में बी, तो आपका हो जाएगा कितना, 2 3 का 6AB आपका आंसर हो जाएगा। ई देखते हैं 5P है, 5P तो 5 गुना में P, दूसरा कोई है नहीं। 10P² 10P² को लिख सकते हैं 2 गुना में 5 गुना में P गुना में P, 10P² हो जाएगा। 15 को लिख सकते हैं 3 गुना में 5। अब देखिए इसमें कौन कौन सा तीनों में उपस्थित है, कौन कौन सा गुणनखंड जो है जो तीनों में उपस्थित हो, तो एक ही दिखाई दे रहा है 5 जो है तीनों में उपस्थित है, बाकी इसमें P है, ये दोनों में P है, लेकिन इसमें P नहीं है, 3 किसी में नहीं है, तो आपका सार्वगुणनखंड हो जाएगा 5 हो जाएगा, सार्वगुणनखंड बराबर 5 आपका आंसर हो जाएगा। F देखते हैं, F है 6P² A³ क्यूब 6P² क्यूब का क्यूब है, तो आपका हो जाएगा 6 है तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुना में 3 गुना में P² यानी P गुना में P, और क्यूब का क्यूब है तो क्यू गुना क्यू ये हो गया। अब दूसरा है बीजीय व्यंजक 30P³ A³ 30 को लिख सकते हैं कितना, 2 गुना में 3 गुना में 5, 2 3 6 5 30 हो गया। P³ है तो P गुना में P गुना में P, और Q² है तो गुना में Q गुना में Q, दूसरा व्यंजक भी हो गया। तीसरा व्यंजक है -12P² Q², तो माइनस है तो -1 कर देते हैं,
बाकी बच गया 12। 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं। बाकी है पी स्क्वायर, तो पी गुना पी गुना में क्यू गुना क्यू। अब देखिए कौन सा जो गुणनखंड है, ये जो प्रक्रिया की है इसको क्या कहते हैं, गुणनखंडन। और जो ये जो प्राप्त हुआ है इसको कहते हैं गुणनखंड। तो जो गुणनखंड तीनों में उपस्थित हो, सब में उपस्थित हो, उसको कहते हैं सार्वगुणनखंड। तो देखिए कौन सा गुणनखंड जो है तीनों में उपस्थित है, तो आपका ये पहला जो है दू जो है वो तीनों में उपस्थित है। इसके बाद 3 देखते हैं, तो 3 भी है, तीनों में उपस्थित है, ये 3। अब 5 नहीं, किसी में पी देखते हैं, पी इसमें 2 है, ठीक है, इसमें भी 2 पी है, इसमें भी 2 पी है, तो आपका ये दोनों पी हो गया सार्वगुणनखंड पी स्क्वायर। इसके बाद देखिए क्यू, दोनों क्यू जो है, और इसमें भी सभी में दोनों क्यू जो है, ये भी हो गया सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड हमको कितना प्राप्त हो गया, सार्वगुणनखंड जो है प्राप्त हो गया 2 गुना में 3, 2 गुना में 3, बाकी पी स्क्वायर पी गुना पी और गुना में क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर कितना हो गया 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, आपका यह हो गया सार्वगुणनखंड। अब देखते हैं जी क्वेश्चन, पहला का जी क्वेश्चन है, सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। पहला है व्यंजक कितना है, पहला बीजीय व्यंजक 8 ए क्यू बी क्यू। 8 को लिख सकते हैं कितना 2 गुना 2 गुना 2, ए क्यूब को लिख सकते हैं ए गुना ए, और बी क्यूब को लिख सकते हैं बी गुना बी। पहला व्यंजक हो गया। दूसरा है 12 ए स्क्वायर बी, 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, गुना में ए स्क्वायर है तो ए गुना में बी, ये आपका हो गया। तीसरा व्यंजक है 20 ए बी स्क्वायर, 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, और गुना में ए है, इसके बाद बी स्क्वायर बी गुना बी है। तो अब देखिए कौन सा गुणनखंड तीनों में उपस्थित है, तो आपका यह हो गया ये 2 गुना 2 जो है 2 गुना 2 सभी में उपस्थित है, 2 गुना 2 सभी में उपस्थित है, ये नहीं उपस्थित है। इसके बाद ए, केवल ए जो है ये तीनों में उपस्थित है, केवल ए। इसके बाद बी गुना बी है तो बी, यहाँ पर जो है बी जो है ये तीनों में उपस्थित है। अब जो है यही आपका हो गया सार्वगुणनखंड कितना हो जाएगा, बाकी जो है किसी में है तो किसी में नहीं है, तो जो सब तीनों में उपस्थित है उसी को हमको लेना है। तो आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना में ए और गुना में बी, हो जाएगा 4 ए बी, यही आपका सार्वगुणनखंड हो जाएगा। एच है माइनस, इसका व्यंजक है पहला व्यंजक -32 एम क्यूब, तो -1 लिख दिए, गुना में 32 को लिख सकते हैं 5 बार 2 से गुना करेंगे तो आपको 32 प्राप्त हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 2 के पावर 5 क्या होता है 32 होता है, 32 हो गया, गुना में एम क्यूब, एम गुना में एम क्यूब हो गया। अब 64 एम है, तो 64 को क्या लिख सकते हैं 2 जो है 6 बार गुना करेंगे तो 64 प्राप्त हो जाएगा। आपका 2 6 बार को गुना कर दिए 64 प्राप्त हो गया। इसके बाद एम है तो एम से गुना कर दिए। अब है 16 एम स्क्वायर एन, 16 एम स्क्वायर एन है, 16 को 2 को 4 बार गुना करेंगे, ठीक है, और गुना में एम स्क्वायर है तो एम गुना में एन तो किसी में है नहीं तो ऐसे ही छट गया। अब देखिए 4 गो 2 है इसमें, 6 गो 2 है इसमें, 5 गो 2 है इसमें, तो 4 गो जो 2 है वो कॉमन हो गया, 4 गो 2 तो कॉमन हो गया, ठीक। इसके बाद एम इसमें 1 है तो 1 जो एम है वो कॉमन हो गया, 1 एम कॉमन हो गया, तो बस बाकी जो है कॉमन नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 गो 2 सभी में उपस्थित है। इसके बाद आपका 1 गो एम सभी में उपस्थित है, बाकी अब कुछ नहीं है। तो 4 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16 एम, यही आपका सार्वगुणनखंड हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग
इस क्लास में पढ़े कि गुणनखंडन किसको कहते हैं। गुणनखंडन क्या है, एक प्रक्रिया है, और आपको बताया गुणनखंडन किसको कहते हैं। इसके बाद बताया सार गुणनखंड किसे कहते हैं। जो गुणनखंड सभी में उपस्थित हो उसे सार गुणनखंड कहते हैं। तो हम लोग प्रश्नोत्तरी एक का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।